नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम खास डिबेट शो का और आज बात होगी बंगाल की सियासत की। बंगाल में खेला हो बे सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में इस वक्त मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि नैरेटिव की सबसे बड़ी जंग बन चुका है, क्योंकि चुनावी रण में एंट्री हो चुकी है यूपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की और उनके सामने है बंगाल की सियासत की सबसे मजबूत खिलाड़ी ममता बनर्जी। एक तरफ योगी का हिंदुत्व एजेंडा है, बुलडोजर मॉडल है और सख्त कानून व्यवस्था की छवि है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल है, क्षेत्रीय अस्मिता और लोकल कनेक्शन। सवाल ये है कि क्या यूपी का मॉडल बंगाल में असर दिखाएगा? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या फिर दीदी एक बार फिर बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर बाजी मार लेंगी? क्या योगी की एंट्री से चुनावी गणित बदलेगा या ममता का किला पहले की तरह अटूट रहेगा? आज की बहस में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। क्या बंगाल में इस बार खेला हो बे या होगा गेम ओवर? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में योगी की एंट्री बड़ी टेंशन, दीदी वर्सेस योगी सीधी टक्कर, हिंदुत्व बनाम बंगाल मॉडल। क्या बंगाल में यूपी मॉडल चलेगा? बंगाल में ध्रुवीकरण का खेल शुरू। बंगाल की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। बीजेपी अब आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है, जहां हिंदुत्व और मजबूत कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और सख्त प्रशासनिक छवि अब बंगाल की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बन गई। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी का ये मॉडल बंगाल के वोटर्स को प्रभावित कर पाएगा या फिर यूपी का मॉडल बंगाल में नहीं चल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बाहरी वर्सेस स्थानीय की जंग, योगी का बुलडोजर नैरेटिव, ममता का काउंटर अटैक, किसके साथ जाएगा बंगाल? दूसरी तरफ ममता दी यानी कि ममता बनर्जी अपने मजबूत जनाधार और क्षेत्रीय पकड़ के साथ पूरी तरह तैयार है। टीएमसी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान को चुनाव का बड़ा नैरेटिव बनाने में जुटी हुई है। रैलियों से बदलेगा माहौल, बीजेपी को मिलेगा फायदा, क्या हिलेगा दीदी का किला? खेला हो बे या गेम ओवर? तो इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि विचारधारा की बनती जा रही। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय जुड़ाव और लोकल गवर्नेंस का मॉडल। ऐसे में चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। योगी की रैलियों से क्या वोटों का ध्रुवीकरण तेज होगा? क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर ममता बनर्जी अपने अनुभव और संगठन के दम पर इस चुनौती को मात देंगे? ये सवाल अब चुनाव के केंद्र में है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ बंगाल का गेम बदल पाएंगे या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर साबित करेंगे कि उनका किला अभी भी अटूट है। और ऐसे में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ये माहौल और तब गर्मा गया जब ग्राउंड पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पर पूरी बहस के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक, नेता टीएमसी। सर बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आपका। रत्नेश मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत मैं राजनीतिक विश्लेषक से करना चाहूंगी, सैयद जावद से। सर, ये सैयद जवाद जी, ये पूरा आप राजनीतिक माहौल कैसे देख रहे हैं? बंगाल के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री और 20 जनसभाओं को संबोधित करना और बैक टू बैक जनसभाएं हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सर, इसका क्या इंप्रेशन बंगाल चुनाव पर पड़ सकता है?
जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बंगाल की धरती ने हमेशा एक सेकुलर राजनीति का जो है वो हमेशा से संदेश देती आई है, और भारत की राजनीति के अंदर अहम रोल जो है वो अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से गए हैं तो उनके पास सिवाय वही मुद्दों के लिए कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे, प्लीज पीछे पीछे वॉइस कर दी, इको हो रही वॉइस को। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बोलिए, अपनी बात रखिए सर। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वही ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, और उनकी भाषा भी आपने देखा अभी तक कैसे होती है, 80 और 20 की बात करना, वहां पर भी जाकर के ध्रुवीकरण के मुद्दों की बात करना, खुलेआम कई जगह पे हेट स्पीच के दायरे के अंदर जो लफ्ज मुझे लगते हैं, जो शब्द मुझे लगते हैं वो आना चाहिए। और हैरत अंगेज बात यह है कि चुनाव आयोग जो है वो इस वक्त तमाशबीन के तरीके से तमाशा देख रहा है। अच्छा, आपके पास अगर आप उत्तर प्रदेश से गए हैं तो आपके पास वही मॉडल है। आप कहते हैं कि मेरे पास बुलडोजर मॉडल है, वही बुलडोजर मॉडल है जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट की कई जो है टिप्पणियां और डिसीजन आए हुए। फिर आप बताइए, महिला सुरक्षा के ऊपर आपके पास उत्तर प्रदेश में क्या दिखाने के लिए है? महिला उत्पीड़न अगर सबसे कम कहीं पर है या महिलाओं पर अपराध है तो वेस्ट बंगाल में कम आते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आप देखेंगे, एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि सबसे ज्यादा क्राइम कहां पर है। डबल इंजन की सरकार में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश कहां है, महिला उत्पीड़न में कहां है, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में, पिछड़ों के उत्पीड़न में कहां है, पिछड़ों का रिजर्वेशन खाया जा रहा है, दलितों का रिजर्वेशन खाया जा रहा है। क्या आपके पास सिमिलरिटीज हैं? क्या आप ऐसी बातें जाकर कह रहे हैं जिससे वहां पे डबल इंजन की सरकार आ जाए? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से लोगों को क्या मिला, किसानों को अभी तक क्या मिला? जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप बताइए वहां पर आपके पास बताने के लिए क्या है सिवाय नफरती एजेंडे के? और आप लोग भी खूब मार प्रमोट करते हैं कि धुआंधार रैली और ये चीजें। अरे भाई, ये तो ध्रुवीकरण के मुद्दे उठा रहे हैं, इनके पास अपना बताने के नहीं। आप सर, हम तो वही कहते हैं ना सर, जो जमीन पर नजर आता है हम तो वही कहते हैं ना। अगर धुआंधार रैली नजर आई है, अभी भी योगी आदित्यनाथ की रैली में जब जनसैलाब नजर आएगा या खुद ममता बनर्जी की रैली में भी नजर आएगा तो हम वो भी वही कहेंगे। राहुल गांधी की में भी नजर आएगा, हम तब भी वो कहेंगे। हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे सर, जमीनी हकीकत दिखाना काम है, वो दिखाते हैं। अच्छा, मैम एक सेकंड। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हारेगा तो चुनाव हारने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप बता दीजिए। आदरणीय गृह मंत्री जी की होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होगी, योगी आदित्यनाथ जी की होगी? किसके चेहरे पे चुनाव हार की जो है वो ठीकरा फोड़ा जाएगा? या अभी नए बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की खोपड़ी पे पहले ये ठीकरा फोड़ा जाएगा कि भाई अध्यक्ष मंत्री बंगाल का चुनाव हार गया? आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि इन धुआंधार रैलियों में खाली सिर्फ धुआं निकल गया है इनका, या फिर धार भी कुछ लगी है। तो सर, पार्टी तो पहले गुब्बारे में हवा भरती है ना सर, हर पार्टी पहले गुब्बारे में हवा भरती है ना, फिर जब रिजल्ट सामने आते हैं तो किसकी हवा निकलती है किसकी नहीं, वो भी टीवी चैनल्स दिखाते हैं सर। नहीं, तो आपने माना गुब्बारे के अंदर हवा ही भरी गई है। हाँ, तो आपने माना? अरे तो हर पार्टी भरती है ना सर कि भाई चुनावी वादे किए जाते हैं, चुनावी दावे किए जाते हैं, तो वो जो हवा भरी जाती है वो अब जनता उसका क्या जवाब देती है? उस हवा को जनता फुस करती है नहीं करती है सर, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आप हर कोई मीडिया को बीच में ले आता है, मीडिया का जो काम है वो कर रही है, लेकिन हम थोड़ी ना किसी को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं या पेश कर रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है वही दिखा रहे हैं। मैम, अगर मीडिया सही तरीके से काम करे तो ये 7 दिन भी सरकार नहीं चल पाएगी। ये सरकारी मीडिया के दम पे चल रही है। अगर मीडिया अपना ईमानदारी से काम करने लगेगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये 7 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी, चल ही नहीं सकती। लेकिन क्या है, अब लोग नहीं बताते। आप नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम रेट है। आप बताइए उत्तराखंड के अंदर। सर, क्राइम रेट अगर देखा जाए तो हर सरकार का क्राइम रेट उठाकर फिर देखना पड़ेगा ना सर। टीएमसी राज का भी क्राइम रेट उठाकर देखना पड़ेगा ना सर। ममता बनर्जी का क्राइम रेट भी देखना पड़ेगा, क्राइम रेट अखिलेश यादव का भी देखना पड़ेगा, क्राइम रेट राहुल गांधी का भी देखना पड़ेगा। हर सरकार का क्राइम रेट है, रखा जाता है। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ। चलिए, टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद एतशाहुल्लाह हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जी बुलडोजर का वेलकम होने जा रहा है बंगाल में। सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य की बात है, बुलडोजर सब जो है कोई अच्छा काम के लिए नहीं होता। बुलडोजर से सिवाय नुकसान के कभी फायदा नहीं होता। सर, इस पूरी रैली में सिर्फ बुलडोजर ही सुनाई दे रहा है ना, बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। आपके कान तक भी गया होगा, इसलिए मैंने पूछा। अभी हमारे
भाई सैयद जवाद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे। देखिए उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आज भारत का चौथा स्तंभ अगर होता है तो मीडिया द्वारा होता है। आप हमारी कमी भी हमें गिनवाइए, आज जिनकी कमी है जिस पार्टी की उसकी भी कमी गिनवाने चाहिए। लेकिन बुलडोजर का मतलब क्या हुआ? बुलडोजर कोई अच्छे काम के लिए नहीं होता है। और बुलडोजर जो यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश, वहाँ देखिए क्या परिस्थिति है। आज भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ समझ लीजिए 20 करोड़ से ऊपर जनता रहते हैं, लेकिन वहाँ बुलडोजर किन पर चलाया जा रहा है? गरीबों पर, बड़ों के ऊपर नहीं चलाया जा रहा, दलितों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज के ऊपर। अगर बुलडोजर अगर चलाया जाए तो पहले तो गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा, किसान के ऊपर चल रहा, मजदूर के ऊपर चल रहा। बुलडोजर सभी गलत है। अब आप आइए पश्चिम बंगाल, योगी जी हमें बहुत अच्छे जवाब साहब बोल रहे थे कि अगर किसी भी पार्टी का जीत का श्रेय अगर किसी नेता पर जाता है तो यहाँ हार का श्रेय सबसे पहले मैं जो बोले जवाब भाई, मैं उनकी बात से बहुत इत्तेफाक और ये करता हूँ, अप्रिशिएट होता हूँ कि उन्होंने हार शब्द का ठीका जो हमारे अभी नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो बने हैं उनके से ठोका जाएगा। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ जो है सिर्फ एक जादू चलता है, तृणमूल का जादू चलता है, ममता बनर्जी का जादू चलता है, और ममता बनर्जी का मैजिक चलता है। ये पश्चिम बंगाल है, जो गंगा आप देखे होंगे स्वाति जी, यहाँ गंगा जो है सुबह एक छोर में बहती है और शाम में एक छोर में बैठती है। तो ये पश्चिम बंगाल जिस हिसाब से भारत का एक ऐसा राज्य है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात जिस हिसाब से योगी जी कर रहे हैं कि उर्दू नहीं चलेगा, बांग्ला चलेगा, यहाँ बंगाल है। यहाँ जो जिनका वोटर है वो सारे लोग बंगाली है। हमारी नृत्य करती है, धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। हम लोग होली, दशहरा, छठ, ईद, जितने भी बड़ा दिन जितने भी होता है, हम लोग त्योहार अलग है लेकिन उत्सव हम लोग सब मिल के मनाते हैं। स्वाति जी, पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती है यहाँ हिंदू मुसलमान का कार्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं चला पाएगी। यहाँ देखिए एक झूठा वादा, हमारे देश के लोगों ने उन पर विश्वास कर करके उनको सत्ता में बैठाए। न 15 लाख मिला, न 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से युवाओं को रोजगार मिला, न काला धन आया, न 400 का सिलेंडर 200 रुपया हुआ, अभी 2000 में भी नहीं मिल रहा, लोग पीछे भाग रहे हैं। तो ये जुमला की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी देश में पार्टी आई है कि आज 80 करोड़ गर्व से बोलते हैं कि हम देश के 80 करोड़ जनता को 5 केजी अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तब बताइए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी देश के नागरिक 5 केजी अनाज पर निर्भर कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि देश बदहाली में है। मोदी जी जब से देश में आए हैं तो देश की स्थिति समझ लिए बहुत ही बद से बदतर जिसे हम कहते हैं उर्दू में, इतनी खराब परिस्थिति है। और 14% मुसलमान को दिखला कर करके 86% हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये समझिए दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में बैठी है, देश के लोगों का, आम नागरिक का सबसे बड़ा मुसीबत में। ठीक है। रत्नेश मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में रत्नेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए स्वाति जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए स्वाति जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध और अपराधी मुक्त किया है, माफिया मुक्त किया और संगठित अपराध मुक्त किया है, उसकी कायल पूरे देश की जनता है। और माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्य महाराज पूरे भारत के सभी राजनीतिक दलों को जोड़ लिया जाए तो एकमात्र वो नेता है जो खुलकर सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, जो एक राजनेता की सबसे अच्छा गुण होता है। और राजनेता में ये ताकत होनी चाहिए, बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के वो सीधा बोलते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। अन्य पार्टी के नेता किसी में यह ताकत नहीं है कि वो अपराधी को अपराधी बोल पाए। और उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां पूर्व में रही हैं, हम सब ने देखा है कि इस प्रकार एक पार्टी के नेताजी मुख्यमंत्री रहते हुए एक अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। तो मुख्यमंत्रियों की हैसियत ये होती थी योगी जी के पहले कि वो अपराधी के कुत्तों से हाथ मिलाते थे। आज किसी अपराधी में दम नहीं है कि वो योगी जी के सामने खड़ा हो जाए, अगर खड़ा हो गया तो फिर खड़ा होने लायक नहीं रहता है। अब आ जाता हूँ वेस्ट बंगाल की बात पे। एतमासुल साहब तो कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल में सब कुछ अच्छा है। बशीर घाट के दंगे किसकी सरकार में हुए थे भाई?
हावड़ा हुगली के दंगे 2023 में किसकी सरकार में हुए थे भाई? बीरभूम के दंगे 2022 में किसकी सरकार में हुए थे भाई? 2021 में चुनाव के बाद दंगे किसकी सरकार में हुए थे भाई? आसनसोल रानीगंज के 2018 के दंगे किसके सरकार में हुए थे भाई? और टीएमसी का एक नेता उत्तरी परगना के जिले में देखे किस प्रकार हिंदू महिलाओं की इज्जत और अस्मत लूटता था, और उस एक और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बच्ची के साथ किस प्रकार बलात्कार किया गया। और इनकी स्थिति देखिए कि आज उस बच्ची के माता को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो इनके टीएमसी के गुंडे उनके कैंडिडेट होते हुए इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये है वेस्ट बंगाल का मॉडल, ममता बनर्जी का मॉडल। योगी जी और मोदी जी का मॉडल है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और संरक्षा दी जाए। और इन्होंने अभी टीएमसी के नेता साहब ने 5 किलो अनाज पे बात की। सर, इतना आसान होगा राम राज की स्थापना करना बंगाल में? जितना आसान आप समझ रहे हैं बंगाल के अंदर राम राज जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता राम राज की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है और बंगाल वासियों के या ममता बनर्जी के हिसाब से क्या है? क्या इतना आसान होगा बंगाल में राम राज स्थापित करना? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री होगा तो राम राज अपने आप स्थापित हो जाए। अपराधियों में अगर कानून का डर उत्पन्न हो गया तो अपराधी स्वतः कानून का पालन करने लगेंगे। अगर अपराधियों को मुख्यमंत्री के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा तो अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और हमारे टीएमसी के भाई साहब ने एक बात कही थी कि जनता को 5 किलो अनाज दे रहा है। तो भाई साहब, वो जनता को 5 किलो अनाज कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई। ये पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको अनाज जा रहा है। वो देश के नागरिकों का अधिकार है और संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है, उस अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार कर रही है। आप लोगों की तरह नहीं कि आपके समय पे कोटेदार रहता था और वो सारा अनाज बेच लेता। ठीक है, रुक करेंगे राजनीतिक विश्लेषक की ओर। सैयद साहब के मुताबिक लोगों के अधिकार को लागू ठीक है रत्नेश जी, ठीक है राजनीतिक विश्लेषक पढ़ लेते या केवल अप्पा डप्पा झप्पा ही करने आते हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक की ओर रुख करेंगे। सैयद साहब क्या कहेंगे? देखिए, रत्नेश जो है युवा प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अब बखूबी रख रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन रत्नेश को शायद ये मालूमात होगी जिसको वो स्किप कर गए कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने आपराधिक मुकदमे थे जिन्होंने वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे जिन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। मैंने वही कहा, जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे हैं वो अपने मुकदमे खुद वापस लेते हैं। कोई अपराधी खड़ा नहीं होता उनके सामने। अरे क्यों नहीं होते हैं भाई? वो कोडीन माफिया वाले लोग भी सदन के अंदर से सामने खड़े होते हैं, बड़े बड़े बलात्कारी जो हैं वो भी उनके सामने खड़े होते हैं। अब तो पार्टी के अंदर में वो मंत्री का बेटा जो किसानों को जीप से कुचल देता है, ठीक है, हमारे किसान मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो भी खड़े होते हैं जा करके। मिस्टर टेनी साहब, उनके बारे में बात के लिए। अब राम राज की बात कर रहे हैं। राम राज में हर किसी को सम्मान मिलता था, अन्याय नहीं होता। अरे देश के हिंदुओं के शंकराचार्यों को जितना अपमानित करा जा रहा है सरकार के द्वारा, वो आप नहीं बोले। मणिकर्णिका घाट के ऊपर कितने आपने मंदिर तोड़ दिए, बाद में कह रहे हैं एआई था। आप कब से रामराज की कल्पना करने लगे? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हश्र नश्र हो रखा है, पुलिस प्रशासन ने जो कर रखा, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बनाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये जंगल राज जैसी स्थिति है यहाँ पर। बात नहीं कर रहे हैं। बातें और जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। एक से बड़ा एक जुमलेबाज है, जो चाहता है जहां चाहता है फेंक देता है। जी मुझे 10 सेकंड टाइम दे दीजिए। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित बच्चियों के साथ जब बलात्कार हुआ था तो कैसे जो आपने लाने से रोक दिया था। आप बताइए दलित बच्ची का जब बलात्कार होता है तो कैसे जो है बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं कुछ लोग आकर के। वो नहीं देखा आपने? उन्नाव केस आप भूल गए, हाथरस केस आप भूल गए, आपने आंखों में पट्टी डाल ली और वहां जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक वो महिला, मैं तो ममता बनर्जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, उनके स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए जो एक महिला चंडी पाठ करती है, सनातन धर्म से आती है, ब्राह्मण जो है वंश की आती है, उसके बारे में कैसी अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। ममता बानो,
ममता बनर्जी नहीं, दीदी, ओ दीदी, ऐसी उस ब्राह्मण महिला के बारे में जो चंडी पाठ करती है, सबका सम्मान करती है, सबको साथ में लेकर के चलने की बात करती है, सेकुलर राजनीति की बात करती है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? ठीक है, ममता बनर्जी भी कई बार अलायंस में रही हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी एक सेकंड हाँ। सुनिए तो 10 सेकंड। हाँ। अभी हुमायूं कबीर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मेरी शिकायत इस बात से, चुनाव आयोग निष्पक्ष होने का दावा करता, हुमायूं कबीर के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या कोई गया है? आप बता दीजिए। खुलेआम कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए। तो खुद हुमायूं कबीर ने भी तो इसके सर, खुद हुमायूं कबीर भी तो सामने नहीं आए, जांच की मांग की गई। ये पूरा जो आप हुमायूं कबीर का पूरा लेकर आ रहे हैं, खुद अगर मेरे ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे तो जांच की मांग भी तो हम ही उठाएंगे कि भाई ये गलत है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाती है, फौरन असम पुलिस और दिल्ली पुलिस आ जाती है घर पे आरोप लगाने के ऊपर। हुमायूं कबीर के पास नहीं जा रही है। देश की आंखों के अंदर धूल झोंकने का काम ना करें कृपया करके, और देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कर दें आप लोग। देश की जनता जब उठ खड़ी होती है और जब जवाब देने देश की जनता बहुत होशियार हो गई है सर, सैयद साहब, देश की जनता बहुत होशियार हो गई है। उसे ना आप बरगला सकते हैं ना हम बरगला सकते हैं, कोई नहीं बरगला सकता। इस वक्त जो देश की जनता किसी जुमले में नहीं फंसती है, ठीक है? बीजेपी प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते हैं, राकेश मिश्रा जी बोलिए। 15 लाख के जुमले में अब नहीं फंसती, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। राकेश जी क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए। देखिए, मेरे काबिल दोस्त सैयद जवाद जी ने कहा कि ये फला घटनाएं हुई और यहाँ मंदिर तोड़े गए, वहां मंदिर तोड़े गए, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बताते। लेकिन मेरे काबिल दोस्त ये बताना भूल गए कि हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रामाणिकता दी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पावन राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार है और वो प्रॉपर्टी रामलला को सौंपी जाए और वहां पर दिव्य एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, वो हमने करके दिया अयोध्या में, उसको मेरे काबिल दोस्त बताना भूल गए। हमने महाकाल कॉरिडोर बनाया, उसको मेरे काबिल दोस्त बताना भूल गए। हमने ज्ञान वापी को सदैव मंदिर माना और ज्ञान वापी पे हमारी सरकार आने के बाद पूजा सर, ये आपकी उपलब्धियां सर, ठीक है, ये उपलब्धियां सब जानते हैं सर, ठीक है। टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा बिंदु है स्वाति जी, छोटा सा बिंदु है। हाँ। और मेरे काबिल दोस्त ने ये भी नहीं बताया कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो आपको याद होगा बदायूं गैंग रेप केस, किस प्रकार से 2014 में 2 दलित समाज की बच्चियों का गैंग रेप करके और उनकी बॉडी को नंगा करके पेड़ों पर टांग दिया गया था और उन अपराधियों के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने FIR तक नहीं दर्ज कराई थी। ये था इनके यहाँ कानून का राज और कानून का शासन। हम क्या करते हैं, हम अपराधियों को गिरफ्तार करवाते हैं, उनको बाई लॉ, बियॉन्ड द लॉ जस्टिस हम प्रोवाइड करते हैं। देश की जनता ये जानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी हैं तो न्याय मिलेगा, चाहे बियॉन्ड द लॉ देना पड़े या बाई द लॉ देना पड़े, वो प्रोवाइड होगा। और इसीलिए 2014 के बाद देश की जनता बुद्धिमान हो गई, अभी कह रहे थे बहुत बुद्धिमान हो गई है। इसीलिए कांग्रेस और वो दल जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते थे वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ठीक है नंबर तो उनके बढ़ते हैं, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। टीएमसी नेता की ओर रुख करना चाहेंगे, हक साहब क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी जो हमारे बीजेपी के स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात को मैं आपके स्वाति जी कहना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा पद किनका होता है, प्रधानमंत्री का होता है या मुख्यमंत्री का होता है? राष्ट्रपति का, दोनों नहीं होते। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस भव्य राम मंदिर में, उस भव्य राम मंदिर की हिंदुओं के लिए जो बनाया गया, हिंदुओं के लिए जो इनॉग्रेशन हुआ राम मंदिर, पूरी दुनिया का सबसे भव्य मंदिर, उसमें हमारे देश के जो राष्ट्रपति महिला, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी गए, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी भी गई और द्रौपदी मुर्मू जी अभी 10 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले नहीं, आप झूठ मत फैलाइए ना। अभी श्री राम यंत्र की स्थापना करके वो रत्नेश जी ने बात तो रखने दीजिए। रत्नेश जी, द्रौपदी मुर्मू जी अभी 10 दिन पहले करके आई है। द्रौपदी मुर्मू जी 2 बार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा चुकी हैं भाई।
बाकायदा पूजा पाठ करके आए हैं। किसको झूठ बता रहे हो? किसको झूठ बता रहे हो? किसको झूठ बता रहे हो मेरे भाई? किसको झूठ बता सर, रहे हो? आपने ये पूरा मुद्दा ही धार्मिक बना दिया है सर। किसको झूठ बना रहे हो भाई? आप पूरा मुद्दा ही धार्मिक बना रहे हैं। 2 बार जा चुकी है, कहा है? अरे पूछिए ना, बात चुनावी मुद्दों पर हो रही है, कानून व्यवस्था पर हो रही है। क्यों नहीं गए भाई? अरे हिंदुओं की चिंता मत करिए, रत्नेश जी, हिंदुओं की चिंता मत रत्नेश जी, करिए। अब हिंदू अपने अधिकार लड़के आपको टाइम दिया था मैंने एक्स्ट्रा, आपने अपने बारे में बोला था ना रत्नेश जी। 500 साल लड़े हैं, हम आगे भी लड़के अपना अधिकार ले लेंगे, हमारी चिंता मत करिए। सवाल नहीं पैदा होता, जनता देख रही है। ठीक है रत्नेश जी, किस प्रकार से टीएमसी का रत्नेश जी को पूरा टाइम दिया गया, आप प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बात रखने दीजिए। हम झूठ ना फैलाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया 2 बार जा चुकी है राम मंदिर, अभी श्री राम मंदिर की स्थापना करके आई है वो 10 दिन पहले। सर रत्नेश जी, अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो आपको भी तो मौका दिया जाएगा ना क्लियरिफिकेशन का, जैसे दिया था। आप उन्हें बोलने तो दीजिए। तुरंत झूठ को एक्सपोज किया जाना चाहिए, इस देश में झूठ को तुरंत एक्सपोज किया जाना चाहिए। आप कर रहे हैं ना, आपको मौका दिया था ना। कर ही दिया। अरे भाई, सब लोग जानते हैं कि अभी 10 दिन पहले श्री राम मंदिर की स्थापना करके माननीय राष्ट्रपति महोदय आई है। देखिए, जब मैं और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय गई नहीं। अरे मुद्दा अभी राम मंदिर का नहीं है, आप राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा कानून व्यवस्था का है। राम मंदिर से है ना, देखो कानून व्यवस्था का है, चुनावी मुद्दों का है। आप पता नहीं क्या धार्मिक शो बना दिया। धार्मिक नहीं है ना सर, अभी राम मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है अभी। आपने पता नहीं क्यों राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। सुरेश कुमार को उनको बोलिए, उनको जो मुद्दा है यहाँ पर, मुद्दा सर चुनावी मुद्दे हैं, आप उन्हें उठाइए। आपकी पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, अब वो मुद्दे उठाइए ना। ये स्वाति जी, जब कोई सवाल जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। बात समझ लीजिए ये बात। अगर कोई भी धर्म का बात करेगा तो धर्म की जवाब सुनना पड़ेगा, और कोई पॉलिटिकल सवाल करेगा तो पॉलिटिकल जवाब सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपना पश्चिम बंगाल में साकार नहीं होगा, और चौथी बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ बनने जा रही है। सपना देखने का सभी पार्टी को अधिकार है, लेकिन सपना साकार नहीं होगा। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो समझिए जितने भी केंद्र के मंत्री हो पश्चिम बंगाल, समझिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ डबल इंजन की सरकार, जो बांग्ला बोलते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारी सिंगल इंजन इतनी मजबूत है, मैं बता नहीं सकता हूँ हमारी सिंगल इंजन मजबूत है। और ममता बनर्जी को हराने वाला अभी तक कोई समझ लिए भारत के इसमें फायदा नहीं हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देख लूंगा 4 मई को कि अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कितने पॉपुलरिटी है, और भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए यहाँ सरकार कौन बनाने देती है। यहाँ कोई भी समझिए जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती। यहाँ 10 करोड़ समझिए यहाँ जनता भारतीय जनता पार्टी तो सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार आपकी पार्टी पर यह सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है आपके राज्य में। कानून व्यवस्था यहाँ स्वाति जी बहुत सही है। देखिए ये आधार बनाए किनको, नंबर 1 इनके पास था इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये तीनों बीजेपी के भाई थे। लेकिन चौथा भाई ज्ञानेश कुमार के रूप में मुख्य चुनाव आयोग के रूप में मिला है, जिसके माध्यम से 91 लाख लोगों का नाम यहाँ निष्कासित किया गया है। SIR स्पेशल इंटेंशन रिवीजन नहीं, स्पेशल इंटेंशन रिगिंग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसके बावजूद भी। ठीक है, चलिए हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, चलेंगे राजनीतिक विश्लेषक की ओर। ठीक है सैयद साहब, क्या कहेंगे, इस बार चुनाव फेयर होने वाला है या फेयर तौर पर देखने को मिलेगा? नहीं, चुनाव आयोग से हम उम्मीद यही करते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए। लेकिन हालिया के दिनों में ये देखने में आया है कि चुनाव आयोग का अपना खुद का एक पक्ष है, और वो पक्ष जो है विपक्ष के साथ नहीं है, वो सत्ता पक्ष के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। मैं तो अपील करता हूँ कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोग अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का अधिकार
का इस्तेमाल करें और जो भी सही हो, जो उनके मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव करें, ध्रुवीकरण के मुद्दों के ऊपर ना जाए। वरना आपने देखा है अगर कहीं पर भी कट्टरवादी सरकारें आ रही हैं और जो कि आई हुई हैं, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, तो उनके पास काम बताने के लिए नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े थे। रत्नेश मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए और तमाम अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार हमारे सामने साझा करने के लिए। तो ऐसे में लगातार बंगाल चुनाव का मुद्दा भड़कता जा रहा है, इस पर लगातार हमारे चैनल की नजर रहेगी। हर एक बहस के मुद्दे से हम आप तक वो जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।